A very good morning to all. Today we are going to continue your class 12th history chapter Mahatma Gandhi and the nationalist movement. The starting of this class I was discuss about Mahatma Gandhi. I will also give you the little bit information about the Gandhian activities in South Africa. I will try to continue this topic today in my video. टॉपिक इज वन लीडर अनाउंस हिमसेल्फ, एक नेता जिसने खुद को नेता अनाउंस किया, हम उसके बारे में आज देखेंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महात्मा गांधी का युग इतिहास में, भारतीय इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महात्मा गांधी जिनके बारे में मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, गुजरात में वो पैदा हुए। माता पिता, उनके पिता करमचंद दीवान थे और एक राज्य में नहीं बल्कि तीन तीन जगहों पे, पोरबंदर में, राजकोट में और बीकानेर, 3 रियासतों के वो राजकुमार दीवान या प्रधानमंत्री थे वो। माता उनकी पुतलीबाई थी, ये उनकी चौथी पत्नी थी। इन महात्मा गांधी की बाद में शादी हुई कस्तूरबाई से 13 वर्ष की उम्र में और उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब चीज़ों की चर्चा मैंने आपसे पहले की थी। मैंने आपसे स्वतंत्रता संघर्ष का ये थर्ड जो चरण है, स्टेज है, इस पर बात करते हुए कहा था कि इसको 1917 से 1947 तक कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में 1919 टू 1947 दिया गया है। ये भी बात सही है, 1919 से गांधीयन मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो एक्चुअल टाइम 1919 से 1947 कहना ही ज़्यादा उपयुक्त मुझे प्रतीत होता है। गांधीयन युग के बारे में हम बात कर रहे थे। गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस कारण इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय मैं दे देता हूँ, एक समरी टाइप। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके माता पिता हिंदू थे। इनके पिता करमचंद या काबा गांधी पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट, काठियावाड़ एवं बीकानेर के दीवान रहे। मोहनदास करमचंद जब केवल 13 साल के थे तो उनकी स्कूल में पढ़ते हुए पोरबंदर के ही एक व्यापारी की लड़की कस्तूरबाई से उनका विवाह कर दिया गया। दोनों वर वधू लगभग समान उम्र के थे और दोनों ने लगभग 62 वर्षों तक वैवाहिक जीवन बिताए। 1944 में पूना की ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास हुआ। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में एक पुत्र के पिता हो गए और अगले वर्ष इंग्लैंड चले गए, जहां 3 वर्षों तक रहकर उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 89 टू 91 भारत लौटने पर उन्होंने राजकोट और बंबई में वकालत भी शुरू की, किंतु वकालत के पेशे में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए गांधी जी को दादा अब्दुल्ला ने अपना केस सौंपकर दक्षिण अफ्रीका जाने की बात कही। जब गांधी जी को यह अवसर मिला तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को देखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सन 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कटु व्यवहार का अनुभव किया। गांधी जी जब डरबन, प्रिटोरिया रेलवे मार्ग पर डरबन से प्रिटोरिया तक
क्लास 1 श्रेणी में ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में मारिसबर्ग पर एक गोरा व्यक्ति, एक अंग्रेज, उनके डिब्बे में घुसा और उन्हें स्थानीय पुलिस की सहायता से धक्का मारकर नीचे उतार दिया। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को, चाहे वो कितना ही धनी एवं प्रतिष्ठित क्यों न हो, अंग्रेजों के साथ, गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। मैरिट्सबर्ग कांड ने गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी का जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज व्यापारी के प्रति रंग भेद, जो दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेज थे, ये भारतीय व्यापारियों के प्रति रंग भेद की नीति बरता करते थे। वहां प्रत्येक भारतीय को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, इसके लिए कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, और उसे ये हर समय अपने पास भारतीयों को रखना भी पड़ता था। 1906 ये समय गांधी जी ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध करने के लिए एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भी भेजा। उन्हें इस अधिनियम को समाप्त करवाने में सफलता मिली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल यात्रा की। उन्होंने अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कॉलिन बॉक की मदद से 1909 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, रस्किन तथा टॉलस्टॉय की ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, उनसे प्रेरणा प्राप्त की। गांधी जी के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव भगवत गीता का था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार डरबन से निकाला और 1904 में अपने दोस्त रुस्तम जी की मदद से फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 में अधिकांश काले कानूनों को रद्द कर दिया गया। गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन का यह पहली महान सफलता हुई। गांधी जी के जीवन पे सर्वाधिक प्रभाव भगवत गीता का था। गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट, ये रस्किन की पुस्तक थी, गांधी जी ने इसे कई सारे महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतारा। गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक से ही सिविल डिसोबीडियंस, उनकी जो पुस्तक का नाम था हेनरी डेविड थोरो सिविल डिसोबीडियंस, से ही उन्होंने सत्याग्रह लिया था, सत्याग्रह करने की तरीके को अडॉप्ट किया था। गांधी जी आंदोलन, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया, गांधी जी के द्वारा जो अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी जी ने 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इस सत्याग्रह का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने सत्य के दर्शन का विकास किया। उनके मुख्य तत्व सत्य और अहिंसा, सत्य के अंतर्गत ही उन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। उन्होंने ये बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। 1909 में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज लिखी और इसी हिंद स्वराज में उन्होंने भारत की गुलामी का जिक्र किया। इनके प्रभाव से गांधी जी जब 1950 में भारत आए तो उस समय के बाद से परिस्थितियां भारत की काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। आपकी बुक में ही लिखा है, अगर आप इसके पहले का पैराग्राफ देखें तो एक स्टेटमेंट है कि गांधी जी को महात्मा किसने बनाया। आपका बुक कहता है, चंद्रन देवन सेन कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका वो जगह था जिसने गांधी जी को महान बनाया। गांधी जी महान बने, उसके पीछे दक्षिण अफ्रीका में उनके चलाए गए आंदोलनों का महत्वपूर्ण भागीदारी थी।
आपका बुक ये भी कहता है कि हर देश के राष्ट्रवाद से किसी एक व्यक्ति की को जोड़ा गया है. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशनलिज्म a single individual is often identified with the making of the nation. Thus, for example, we associate Gandhi with the making of Italy, George Washington with the American War of Independence, and Ho Chi Minh with the struggle to free Vietnam from colonial rule. कहता है कि एक व्यक्ति से ही जोड़ के राष्ट्रीयवाद को, राष्ट्रीयता को देखा गया. एग्जाम्पल के लिए देखें तो गैरीबाल्डी को इटली का राष्ट्रपिता कहते हैं. जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकन वार और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे. हो ची मिन को वियतनाम युद्ध से संबंधित किया गया, वियतनाम विजय से की गई वियतनाम की स्वतंत्रता से उनको जोड़ा गया. ठीक उसी तरह से भारत में महात्मा गांधी का नाम फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडियन नेशन के रूप में लिया जाता है और उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों के द्वारा ही उन्हें महान, या एक तरीके से कहें तो एक नेता के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली. अब गांधी जी की कुछ टाइटल्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं. फिर मैं आपको एक संक्षिप्त में ही बताऊंगा. देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की टाइटल महात्मा गांधी ने दी. महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा और सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कुछ टाइटल दी. सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की टाइटल जर्मनी से मिली. सभी टाइटल्स महत्वपूर्ण है, हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनके मूवमेंट पे बात करेंगे, लेकिन एक एक करके चलते हैं. अब हम यहाँ पे गांधी जी के बीएचयू के स्पीच का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि कल के वीडियो में हमने इस पर पर्याप्त चर्चा की. हम थोड़ा सा फिर आपको दक्षिण अफ्रीका में उन गांधी जी के कार्यों के संबंध में ले चलेंगे और फिर हम आपको नेशनल मूवमेंट की तरफ ले आएंगे. मार्च 1999 जब मोहनदास करमचंद गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का नारा दिया तो यह भारत में देशव्यापी संघर्ष छेड़ने का उनका पहला प्रयत्न था. उस समय उनकी उम्र 50 ईयर्स की थी, 50 साल हो चुकी थी. वह व्यक्तित्व जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभालने ही वाला था और उसके नेतृत्व में इस संग्राम को अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरना था. उनको समझने के लिए हमें अपनी इस कहानी में कम से कम 25 वर्ष पूर्व तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करनी होगी. दक्षिण अफ्रीका से गांधी के इन चीज़ों का हमें उल्लेख करना होगा. गांधी जी 24 ईयर्स की जब उनकी आयु थी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके, जैसा कि मैंने पहले बताया. इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे थे, इसलिए गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वे डरबन पहुंचे. दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले वो पहले भारतीय बैरिस्टर थे, पहले भारतीय जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का पहला जत्था 1860 तक पहुंचा था. दक्षिण अफ्रीका की गोरे, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज गन्ने की खेती करने के लिए इकरारनामे के तहत पैक्ट करके भारतीय मजदूरों को अपने यहाँ ले गए. इसके बाद भारतीयों, विशेषकर दक्षिण भारत से गए हुए इंडियंस का दक्षिण अफ्रीका में बसने का सिलसिला शुरू हो गया. मजदूर गए तो पीछे पीछे व्यापारी भी गए और ज़्यादातर जो व्यापारी थे ये मेमन मुसलमान थे. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों का तीसरा वर्ग उनका था जो इस ट्रीटी पे, इस इकरारनामे की अवधि समाप्त होने के बाद भी वहीं बस गए थे. दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों में ज़्यादातर तो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, और जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे उनको अंग्रेजी का ज्ञान केवल नाम मात्र का था. पैसे वाले धनी व्यापारी भी बस उतनी ही अंग्रेजी समझ बोल सकते थे जिससे उनका व्यापार ठीक से चल सके. भारतीयों के प्रति गोरी जाति और रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन
का व्यवहार अंग्रेज कर रहे थे वो अत्यंत ही दयनीय था, अत्यंत ही कटु था। भारतीयों ने इस अत्याचार को अपनी नियति मान लिया था। कभी यदि उनके दिल में विरोध की भावना उठती भी थी तो वो उसे दबा लेते थे, क्योंकि उनको मालूम ही न था कि कैसे इसका विरोध किया जाए। लेकिन ब्रिटेन से बैरिस्टर बनकर बैरिस्ट्री पास करके जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने पहुंचे तो वहां के लोगों को एक नई शक्ति मिली। मोहनदास करमचंद गांधी इन अत्याचारों को सहने के आदी नहीं थे। वो गुजरात के एक सम्मानित परिवार के सदस्य थे, दीवान के बेटे थे। ब्रिटेन में 3 साल तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और दक्षिण अफ्रीका में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो घटनाएं हो रही थी वो उसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी को इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का खुद भी सामना करना पड़ा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो डरबन में एक हफ्ते रहने के बाद जब गांधी जी प्रिटोरिया रवाना हुए तो रास्ते में उन्हें तरह तरह के अपमान को सहना पड़ा। यह घटना शायद सबको मालूम है, मैंने भी आपको भी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र किया कि जब एक बार वो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज ने उनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से निकाल के स्थानीय पुलिस की मदद से बाहर निकाल दिया था और वेटिंग रूम में गांधी जी को ठिठुरते हुए रात गुजारनी पड़ी थी। ये पहली घटना नहीं थी, इससे अधिक कई शर्मनाक घटनाएं गांधी जी को झेलनी पड़ी। गांधी जी ने एक गाड़ी से यात्रा करने के लिए, ट्रेन से यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा था। गोरों ने उन्हें प्रथम श्रेणी से हटाकर ड्राइवर के साथ बैठने को कहा। उन्हें जब ड्राइवर के पास भी बैठने के लायक नहीं समझा गया और कहा गया कि वह पायदान पर बैठे तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने पे उन्हें खूब मारा पीटा गया। जोहान्सबर्ग पर उतरने के बाद रात बिताने के लिए गांधी जी ने होटल में कमरा लेना चाहा तो वहां पे गांधी जी को कहीं कमरे नहीं मिले। हर जगह जवाब मिला कि रूम खाली नहीं है, कमरा खाली नहीं है। जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया जाने के लिए उन्होंने जब प्रथम श्रेणी के टिकट की मांग की बुकिंग क्लर्क से तो बुकिंग क्लर्क ने टिकट देने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने जब तमाम रेलवे कानूनों का हवाला दिया तब उन्हें किसी प्रकार से उनको प्रथम श्रेणी का टिकट मिला। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद फिर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जाने लगा। एक गोरे ने जब इसका विरोध किया तो किसी तरह उन्हें पहले दर्जे से यात्रा करने का मौका मिला। एक अंग्रेज ने ही गांधी जी के फेवर में अंग्रेजों से लड़के गांधी जी को बैठने का मौका दिया। गांधी जी के पास टिकट थी, गांधी जी ने टिकट लिया था बुकिंग क्लर्क से। उसके बाद भी जोहान्सबर्ग से प्रिटोरिया के लिए जब वो जा रहे थे उनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी। जैसा कि मैंने आपसे कई बार कहा कि गांधी जी को इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़े। उनको मारा पीटा भी गया दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी। प्रिटोरिया पहुंचने पर उन्होंने तुरंत भारतीयों की एक बैठक आयोजित की और भारतीयों से गोरों के अत्याचार का विरोध करने की अपील की। उन्होंने अंग्रेजी सीखने के इच्छुक भारतीयों को अंग्रेजी सिखाने का वादा किया। प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। नटाल एडवर्टाइजर को एक चिट्ठी में गांधी जी ने लिखा कि क्या यही ईसाइयत है, यही मानवता है और यही न्याय है? इसी को सभ्यता कहते हैं। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा दिन रहने की योजना नहीं थी, फिर भी उन्होंने प्रिटोरिया में भारतीयों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। मुकदमा समाप्त होने पर गांधी स्वदेश लौटने की तैयारी में थे, लेकिन जिस दिन वह लौटने वाले थे उस दिन की पूर्व संध्या पर, उसी दिन की पिछली शाम को ही भारतीयों को मताधिकार से, वोटिंग राइट से अंग्रेजों ने वंचित करने का एक विधेयक पास कर दिया। विधेयक का मामला उठा दिया। ये विधेयक
नटाल विधानमंडल में पारित होने के बाद ये या नटाल विधानमंडल में पारित होने ही वाला था कि गांधी जी ने और वहाँ के लोगों ने इसके विरोध करने की बात कही। गांधी जी अगले दिन वापस आने वाले थे, इसलिए वहाँ के लोगों ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप इस आंदोलन को लीड करिए और अभी आप रुक जाइए। गांधी जी महीने भर रुकने के लिए तैयार हो गए, मगर रुक गए 20 वर्ष तक। उस समय वो 25 वर्ष के थे और जब भारत लौटे तो उनकी उम्र 45 साल हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अनुभव एक मामले में अनोखा था। इंग्लैंड से बैरिस्टरी की उपाधि पाने के कारण गांधी जी ने कई चीज़ें बतौर हक मांगी, जैसे ट्रेन में पहले दर्जे का टिकट, होटल में ठहरने के लिए कमरा। उनसे पहले दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उनके जेहन में यह बात बैठ गई थी कि वे सभ्य नहीं है। भारतीयों को ऐसा लगने लगा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस स्तर पे था कि उन्हें लगता था कि वे सभ्य नहीं है, वे पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग नहीं हैं, इसलिए उनके साथ रंगभेद बढ़ता जा रहा है, इसलिए उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। लेकिन गांधी जी के अनुभवों ने गांधी जी और बाकी भारतीयों को यह समझा दिया कि बात कुछ और ही है। वे समझ गए कि गोरी जाति हर हाल में अपनी जातीय संप्रभुता कायम रखना चाहती है, अपने को सुपीरियर रूप में ही मानती है और वो इसे कभी छोड़ेगी नहीं। यदि ये बात न होती तो गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता? क्योंकि गांधी जी तो पश्चिमी सभ्यता में ही पल बढ़ के आए थे। 3 साल तक उन्होंने लंदन में रह के ही बैरिस्ट्री पास की थी। चूंकि गांधी जी अकेले ही वहाँ ऐसे भारतीय थे जो उच्च थे, जो गोरे शासकों के साथ उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे, जो कानून और शासन प्रणाली की बारीकियों को समझ सकते थे, जो विरोध पत्र लिख सकते थे और संगठन बना सकते थे, जो भारतीयों को उनके शासकों के आगे प्रतिनिधित्व, भारतीयों का प्रतिनिधित्व जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे उनका कर सकते थे। इसलिए उनसे उम्र में कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा धनी व्यापारी ने भी गांधी जी को अपना नेता मान लिया। इसलिए रंगभेद के खिलाफ भारतीयों के आंदोलन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गांधी जी के कंधों पर आ गई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। इस पर विस्तृत चर्चा कर पाना यहाँ के इस छोटी सी क्लास में संभव नहीं है। हम यहाँ केवल गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त व्यापक अनुभव का संक्षेप में रोशनी डालें, हम उसे थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जी ने 1894 से 1906 की राजनीतिक गतिविधियों को भारतीयों के नरमपंथी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। इस दौरान गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के विधानमंडल तथा लंदन में उपनिवेश का काम देखने वाले गृह सचिव और ब्रिटिश संसद को ज्ञापन और याचिकाएं भेजते रहे। गांधी जी ने एक स्ट्रेटजी के थ्रू, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू गांधी जी ने लेटर लिखना शुरू किया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी विधानमंडल लंदन में कॉलोनियल सेंटर जो थे, उनका जो हेडक्वार्टर था, जो होम सेक्रेटरी थे, उनको ये लेटर भेजते थे। भारतीयों के ऊपर की जा रही जाति की प्रश्न उठाते थे। और यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का, उनको ऐसा लगता था कि यदि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता चल जाएगा तो उसका दिल जरूर पिघलेगा और वो भारतीयों के हित की जरूर कुछ करेगी, क्योंकि आखिर भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के ही तो वसिंदे हैं, भारतीय ब्रिटिश एम्पायर के ही तो पार्ट है। गांधी जी विभिन्न भारतीय समुदायों को संगठित करने की और उनके मांगों को खूब प्रचार करने में लगातार प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्हें नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला, अखबार निकाला। इस दौरान उन्होंने एक संगठनकर्ता, एक पत्रकार, एक प्रचारक की सारी प्रतिभाएं दिखाई पड़ी। उन्होंने इसको प्रूफ किया। लेकिन 1906 तक आते आते उन्हें यह विश्वास हो गया
कि संघर्ष के तरीके नाकाफ़ी हैं, उससे उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी जी के द्वारा चलाया गया दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन था बड़े पैमाने पे, या दूसरे शब्दों में कहें तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया। सबसे पहले इसका प्रयोग उन कानूनों के खिलाफ किया गया जिसके तहत हर भारतीय को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो पारित किया था, या एशियाटिक रजिस्ट्रेशन जो व्यवस्था थी, उसके विरोध उन्होंने कदम उठाया। 11 सितंबर 1906 का वो समय, गांधी जी आंदोलन तेज कर चुके थे। कानून के खिलाफ, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ किया गया, जिसके तहत हर भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इस पर अंगूठे के निशान लगाना जरूरी था। इसे हर भारतीय को 24 घंटे अपने पास रखना जरूरी था। इसका गांधी जी ने विरोध किया। 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर थिएटर में भारतीयों की एक विशाल सभा हुई। जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर, एक विशाल जनसभा जिसमें एक स्वर में इस कानून को न मानने का निर्णय लिया गया। सरकार और भारतीय दोनों अपने अपने रुख पे अडिग थे। सरकार चाहती थी कि भारतीय इस नियम को माने। भारतीयों का रुख था कि हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे, इस नियम को नहीं मानेंगे। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने के लिए संगठन बनाया। रजिस्ट्रेशन की तारीख बीतने पर सरकार ने गांधी जी समेत 27 लोगों पर मुकदमा चलाया। कानून का विरोध करने वाले को दोषी ठहराया गया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। आदेश न मानने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। कानून का विरोध और जोर पकड़ने लगा और जेल जाने वालों की संख्या 155 तक पहुंच गई, 155 तक पहुंच गई। लोगों के जेहन से जेल का भय अब खत्म हो रहा था। जेल को लोगों ने किंग एडवर्ड का होटल कहा। बड़ी संख्या में लोग जेल में जाने लगे। सरकार ने गांधी जी से बातचीत करने के लिए बुलाया और वादा किया कि यदि भारतीय स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराएं तो कानून वापस ले लिया जाएगा। गांधी जी ने इसे मान लिया और सबसे पहले खुद अपना पंजीकरण कराया, खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन सरकार ने उनके साथ चाल चली थी। कानून वापस नहीं लिया गया और सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन को कानून के तहत स्वीकार किया जाए। भारतीयों के लिए यह बात अपमानजनक थी। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इकट्ठा कर सार्वजनिक रूप से उसकी होली चलाई। इस बीच कानून बनाया गया जिसका मकसद प्रवासी भारतीयों को, माइग्रेंट्स जो इंडियंस थे, उनके प्रवेश को भी दक्षिण अफ्रीका में रोकना था। अब दिन प्रतिदिन स्थितियां बदलने लगी थी, लेकिन एक क्लास में हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट अपनी अगली क्लास में और देखेंगे कि अब गांधी जी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।